हेलो दोस्तों, ये है कक्षा 11 मनोविज्ञान के सारे प्रश्न जो राजस्थान बोर्ड की 2019-20 की किताबों से लिए गए हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जैसा कि किताब में दिया गया है। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला का निर्माण कहाँ पर किया था? ये किया था इन्होंने लिप्सिंग शहर में, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में 1889 में। उसके बाद है, कौन सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है? तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में पूर्वानुमान और नियंत्रण नहीं आता है। मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थ और आक्रमण चिंता जैसे गुण पाए जाते हैं, जो कि समाज द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ऐसा किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने ऐसा कहा। उसके बाद तंत्रिका कोशिका के किस भाग में केंद्रक होता है? तो इसके कोशिका काय में, यानी कि ये जो कोशिका काय होता है इस भाग में इसका केंद्रक होता है ना। केंद्रिका और केंद्रक। उसके बाद है, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग तंत्रिका आवेग को बढ़ाता है? तो माइलिन शीथ, यानी कि माइलिन आच्छाद जो है वो तंत्रिका आवेग को आगे बढ़ाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कामोत्तेजना, भोजन करना, पानी पीना आदि क्रियाएं कहाँ से कंट्रोल होती है, कहाँ से नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस से ये कंट्रोल होती है। उसके बाद है, मनुष्य के दिमाग में कपाल तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य के दिमाग में कपाल तंत्रिकाओं के 12 जोड़े, यानी कि 24 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। उसके बाद है, आनुवंशिकता का तात्पर्य किससे होता है? आनुवंशिकता का तात्पर्य गुणसूत्र और जीन से होता है। फ्रायड के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया था। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन ने किया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है? विकास 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 के पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। उसके बाद है, डी एनाइमा किसकी रचना है? डी एनाइमा एक पुस्तक का नाम है। किसकी रचना है ये? सुकरात की। उसके बाद है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो इन्होंने मस्तिष्क की कड़ी आलोचना की है ना। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो असामान्य विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा? तो रॉस ने ऐसा कहा। उसके बाद है, जीन पियाजे द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो आत्मीकरण जीन पियाजे द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया है। रटने की पद्धति से मुक्त करना एनसीएफ 2005 के अनुसार किसमें निहित होता है? नीति निर्देशक तत्वों में निहित होता है। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? सृजनशीलता को दर्शाता है। उसके बाद है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु जो है वो है 14 वर्ष, है ना। इसकी MA/CA इंटू 100 करने पर देखिए कितना आता है। तो मानसिक आयु इसकी कितनी है? 14। और इसकी एक्चुअल आयु कितनी है? 10। 10 100 140, यानी कि ये किस श्रेणी में आएगा? ये प्रतिभाशाली की श्रेणी में। कौन सा व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है? तो प्रश्नावली विधि जो है वो व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। व्यक्तित्व के कारकों पर 32 PF जो प्रश्नावली है वो किसने बनाई? ये बनाई आईजैक ने। और 16 PF किसने बनाई? केटल ने, है ना। उसके बाद है, किसने विद्यालय को लघु समाज कहा? तो जॉन डीवी ने विद्यालय को लघु समाज कहा। आपके कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो कौन से रोग से वो ग्रसित है? वो ग्रसित है डिसलेक्सिया से। उसके बाद है, विशेष बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो विशेष बालकों के अंतर्गत सभी, पिछड़ा, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली, सभी बालक आते हैं। उसके बाद है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि मीना ज़्यादा समय लेती है। इस सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है? बहुभाषिकता, ताकि आदमी को एक से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज हो। कुक द्वारा खाना बनाते हुए चखना है, ये कहलाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन। मानसिक विभिन्नताओं का मापन किया जाता है। मानसिक विभिन्नताओं का मापन किया जाता है बुद्धि परीक्षण से। निःशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का उद्देश्य
उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। रेगुलर स्कूल्स में, नियमित विद्यालय में सृजनात्मक सोच की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सृजनात्मक सोच की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अपसारी चिंतन, है ना। द बिग फाइव मॉडल से संबंधित है, बिग फाइव मॉडल से संबंधित है नॉर्मैन। उसके बाद है कौन सा जन्मजात होता है, अभिक्षमता जन्मजात होती है। उसके बाद है अभिप्रेरणा चक्र में शामिल नहीं है, अभिप्रेरणा चक्र में शामिल नहीं है, तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा चक्र में शामिल नहीं है। संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन होता है, जो कि लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है और उसकी ओर इशारा करती है। किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? जेम्स लॉन्गे सिद्धांत। ये सिलेबस में तो है नहीं। पॉलीग्राफ उपकरण जो है वो झूठ की पहचान हेतु उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद है मस्तिष्क की चेतना। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका बायां भाग जो है वो इसकी संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। क्या संवेग में अधिगम की भूमिका होती है? क्या संवेग में अधिगम की भूमिका होती है? नहीं, अधिगम की भूमिका नहीं होती। मोटिवेशन जो है वो किस शब्द से बना हुआ है? तो ये मोवियर शब्द से बना हुआ है। उसके बाद है अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं होता है, तो अभिप्रेरणा का मूल तत्व उपलब्धि नहीं होता है। क्या अभिप्रेरणा का कोई लक्ष्य होता है? हाँ, अभिप्रेरणा का कोई लक्ष्य होता है। अभिप्रेरणा के विस्तृत दायरे में क्या आता है? अभिप्रेरणा के विस्तृत दायरे में मूल प्रवृत्तियाँ, अंतर्निहित लक्ष्य और ये सभी इसके दायरे में आते हैं। प्रेरणात्मक व्यवहार होता है, यह चयनात्मक और लक्ष्य केंद्रित यानी कि दोनों होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को कहा जा सकता है, और ये आंतरिक अवस्था कौन सी होती है? ये क्या होती है? काल्पनिक। उसके बाद मान लीजिए आपको भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट में जाकर अपनी भूख को मिटाते हैं, तो यहाँ भूख क्या होती है? आवश्यकता। भूख यहाँ पर क्या होगी? आवश्यकता। वो कारक जो किसी एक निश्चित दिशा में निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लेके जाता है, तो वो कहलाता है प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव। अभिप्रेरणात्मक चक्र में आते हैं, अभिप्रेरणा चक्र में आते हैं नीड, ड्राइव और गोल, यानी कि ये तीनों सभी। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता का मतलब होता है जो हमेशा एक जैसा परिणाम दे उसे विश्वसनीय बोलते हैं। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है मानव व्यवहार की व्याख्या करना। शेल्डन ने व्यक्तित्व वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो किससे प्रेरित था? वो प्रेरित था हिप्पोक्रेटस से। उसके बाद मानव जन्म से अच्छा होता है, लेकिन समाज के कड़वे अनुभव उसको बुरा बना देता है, ऐसा किसने कहा? रूसो ने। मानव में जन्म से ही सेल्फिशनेस और एग्रेसिवनेस पाई जाती है, ऐसा किसने कहा? स्पेंसर ने, है ना। 19वीं शताब्दी में किस क्षेत्र पर प्रथम रूप से काम किया था जिसमें जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का योगदान था? तो ये था दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल शुरू कब हुआ? इसका शुरू हुआ 1880 से कम 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद है आपको पता होगा कि विलियम वुंट ने जर्मनी में पहला प्रयोगशाला खोला, लेकिन वह किस चीज़ पर अध्ययन कर रहे थे? वो मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण, मन की संरचना, मानसिक क्रिया और अनुभवों का विस्तार अध्ययन, ये सभी चीज़ों पर वह अध्ययन कर रहे थे। अंतर्निरीक्षणवाद को क्या कहा गया? अंतर्निरीक्षणवाद को अस्तित्ववाद कहा गया। गेस्टोल्ड विद्यालय की स्थापना किसने की? मैक्स वर्दीवर ने गेस्टोल्ड विद्यालय की स्थापना की। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने लिखी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी विलियम जेम्स ने। वाटसन ने मनोविज्ञान की कितनी विधियाँ बताई? वाटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियाँ बताई। ठीक है। अचेतन मन के बारे में फ्रायड ने निम्न विधियाँ बताई। कौन कौन सी विधियाँ बताई? साहचर्य, सम्मोहन, स्वप्न की व्याख्या, ये सारी विधियाँ उसने बताई। इंडियन साइकोलॉजिकल एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1922 में की गई। इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में एप्लाइड साइकोलॉजी की शाखा कब खोली गई? 1938 में खोली गई। प्रेक्षण कितने प्रकार के होते हैं? प्रेक्षण जो होते हैं वो पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट और नेचुरलिस्टिक, ये तीनों होते हैं। उसके बाद है अंतर निरीक्षण विधि के दोष है। तो इसके दोष ये है कि ये कम विधेय होती है, व्यक्तिगत होती है, आत्मनिष्ठ होती है, विकास अभिवृद्धि के संप्रदाय की अपेक्षा
अधिक व्यापक है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा गेसेल ने। विकास का अर्थ होता है अधिक प्रगति, प्रकटीकरण, परिपक्वता, ये सभी। विकास के सिद्धांतों के बारे में विचार कीजिए। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। विकास व्यक्तिगत जो व्यवस्थित क्रम में, और ये सभी सही है। विकास लंबवत न होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। मानव विकास इन दो कारकों पर निर्भर करता है, नेचर और नर्चर, यानी कि प्रकृति पर और किस तरह से हमें पाला गया है उस चीज़ पर। मन का सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है अचेतन मन। भग्नाशय का मुख्य कारण क्या होता है? भग्नाशय का मुख्य कारण होता है समस्या का कोई वास्तविक हल न होना। अवांछनीय विचारों या भावों को अचेतन मन में धकेलना क्या कहलाता है? दमन। ये समायोजन वाले टॉपिक में से है। संवेगिक प्रतिक्रिया को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति व्यक्ति पर प्रतिस्थापित कर देना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन, है ना। व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है, तो इसको बोलते हैं प्रक्षेपण। माता पिता के व्यवहार को बालक द्वारा मूल्यों के रूप में अंतर्वेशित करना, इसके बोलते हैं अंतर्वेशन। बालक की मुख्य अवस्था होती है। जन्म से 18 माह बालक की मुख्य अवस्था होती है। फ्रायड के अनुसार बालक अपने माता पिता और बालक अपनी माता से और बालिका अपने पिता से प्रेम करता है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये सही है। ओडिपस और इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है वो यही बात बताती है। सुप्त अवस्था होती है, ये होती है 5 साल से यौनारंभ तक। एरिक्सन ने फ्रायड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार किसे माना? जैविक और लैंगिक, इन दोनों को माना। एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई। एरिक्सन की पहल और अपराध बोध की अवस्था कौन सी एज में आती है? 3 से 5 साल की एज में आती है। बालक इस अवस्था में सीखने और योजना बनाने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये होती है 6 से 12 साल। सृजनात्मक और उत्पादकता बनाम ठहराव, ये कब से कब होता है? ये होता है अपना 35 से 65 साल, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है संवेदना से। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। गलत प्रत्यक्षीकरण को सामान्यतः कहा जाता है, इसको कहा जाता है भ्रम। निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञानेंद्रिय बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो गति संवेदी ज्ञानेंद्रिय बाह्य जनरेंद्रिय नहीं है। उसके बाद है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन से नहीं है? तो वर्दिमर, कोहलर और कॉफका, ये गेस्टाल्ट है, बाकी वाटसन गेस्टाल्ट नहीं है। उसके बाद स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहों कबूतरों पर। चूहों और कबूतरों दोनों पर प्रयोग किया था। बच्चे उन व्यक्तियों से ज़्यादा प्यार करते हैं जिनसे वो कुछ पाना चाहते हैं, तो ये क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत पर आधारित है। पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन की डेफिनेशन कि किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है, अनुक्रिया की दिशा और मजबूती को प्रभावित करता है, संख्या अनुसूची गुणवत्ता को निर्धारित करता है, ये सभी सत्य है। पुनर्बलक 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें प्राथमिक पुनर्बलक कौन सा है? यह है भोजन और पानी, ये जरूरी है। जो धनात्मक पुनर्बलक नहीं है वो है दुख। दुख जो है वो उल्टा काम करता है। ऋणात्मक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं होता है, तो ये किसी की तारीफ मिलना एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है। ऋणात्मक पुनर्बलन प्राणी को सिखाते हैं, ये प्राणी को पलायन करना और परिहार करना दोनों सिखाते हैं। क्या ऋणात्मक पुनर्बलन दंड से अलग होता है? जी हाँ, ऋणात्मक पुनर्बलन दंड से अलग होता है। प्राचीन अनुबंधन पर विचार कीजिए, गलत को पहचानिए। तो प्राणी सक्रिय होता है, इसमें ये कथन गलत है। प्राचीन अनुबंधन के विषय में क्या कथन सही है? तो लक्ष्य एक उद्दीपक के प्रति एक नई अनुक्रिया उत्पन्न करता है जो सामान्यतया नहीं होती है, तो ये इसका सही कथन है। उसके बाद दंड के उपयोग से किसकी संभावना कम होती है? दंड के उपयोग से अनुक्रिया की संभावना कम होती है। दंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड के से कोई भी अनुक्रिया स्थायी रूप से समाप्त नहीं होती। दंड यदि हल्का हो, देर से दिया गया हो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दंड चाहे कठोर हो, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं होता। ये सभी कथन सत्य है। दंड चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, लेकिन अनुक्रिया के दमन का इसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उल्टा जो दंड देता है उसके प्रति
घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, इससे इच्छित परिणाम नहीं ले जा सकते, ये सभी सत्य है। जी हाँ, ये सभी सत्य है। उसके बाद है पुनर्बलन पर विचार कीजिए, आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी पुनर्बलन किससे मिलेगा? तो मिठाई से आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी पुनर्बलन मिलेगा। रोटी, ब्रेड और बिस्कुट तो अपन खाते ही हैं रोज रोज। अल्बर्ट बंडूरा ने प्रेक्षण अधिगम के कितने तत्व बताए थे? तो अल्बर्ट बंडूरा ने प्रेक्षण अधिगम के 4 तत्व बताए थे। बंडूरा ने जो प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं वो कौन से हैं? वो हैं अवधान और स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा, ये 4 है। अवधान यानी कि अटेंशन का उदाहरण होता है। तो अवधान का उदाहरण होता है किसी समाचार पत्र में हीरो के व्यवहार का अनुकरण करना। कॉलर ने किस पर प्रयोग किए और सूझ का सिद्धांत दिया? कॉलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सुल्तान। इस पर इसने प्रयोग किया था, ये चिंपांजी। अव्यक्त अधिगम पर किसने काम किया था? अव्यक्त अधिगम पर टोलमैन ने काम किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिर्फ मनुष्यों तक सीमित होता है? तो ये शाब्दिक अधिगम होता है जो मनुष्य तक सीमित होता है। सीता बहुत प्रयास के बाद यदि परीक्षा में सफल ना हो तो हो सकता है कि वो निराशावादी हो जाए। ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है संवेग से। ठीक है, ये चीज़ संवेग से जुड़ी हुई है। उसके बाद है आगे बढ़ते हैं अपन। संवेग के संबंध में कुछ पहलुओं को जाना जा सकता है जो कि इस प्रकार है। संवेग एक जटिल अवस्था है। हाँ, संवेग का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आंगिक प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ भी अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं, किसी न किसी तरह का भाव अवश्य होता है, ये सभी सत्य है। संवेग से होने वाले कुछ दैहिक परिवर्तनों के उदाहरण है हृदय की गति, नाड़ी की गति, श्वसन गति, ये सभी सत्य हैं। संवेग से संबंधित हार्मोन से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। सांसें गहरी हो जाती है, सांसें गहरी और तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आंखें पतले फैल जाती है, सभी सही है। उसके बाद कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है? तो प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत में ऐसा होता है। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार किया जाना चाहिए प्रेक्षणात्मक अधिगम के दौरान। तर्कणा एक प्रकार का कौन सा चिंतन होता है? तर्कणा एक प्रकार का वास्तविक चिंतन होता है। समस्या समाधान के लिए क्या आवश्यक होता है? समस्या समाधान के लिए दोनों चीज़ें आवश्यक होती है, चिंतन और तर्क, तब जाके समस्या का हल निकलता है। तर्कणा के कितने प्रकार होते हैं? बुक के अनुसार तर्कणा के जो है वो 4 प्रकार होते हैं, है ना, राजस्थान बोर्ड की किताब के अनुसार। तर्कणा के प्रकार कौन कौन से हैं? सादृश्यवादी, आलोचनात्मक, आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्कणा। ठीक है, 4 प्रकार ये होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वह जिसमें व्यक्ति पहले से ही ज्ञात नियमों और तथ्यों में अपने नए तथ्यों को जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं अपन आगमनात्मक तर्कणा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन जिसमें व्यक्ति के द्वारा दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर एक नई निश्चित अपने तथ्यों को जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं आगमनात्मक तर्कणा। व्यक्ति किसी घटना के बारे में सोचते हुए किसी समस्या का समाधान करते हुए उपाय के गुण और दोष की परख कर लेता है तो उसे बोलते हैं आलोचनात्मक तर्कणा। दूसरों द्वारा किसी निश्चित निष्कर्ष को दिए जाने पर हूबहू स्वीकार नहीं करता है, तो हूबहू स्वीकार नहीं करता है, यह है आलोचनात्मक तर्कणा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं 123। रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान वीरांगना कैसे थी? ये किस तर्कणा का उदाहरण है? ये है सादृश्यवादी तर्कणा। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता? तो चिंतन में हमेशा भाषा सम्मिलित नहीं होती। स्वलीन चिंतन में अभिव्यक्ति किसकी होती है? स्वलीन चिंतन में काल्पनिक विचार और इच्छाओं की जो होती है अभिव्यक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? तो यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है स्वलीन चिंतन। उसके बाद है श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण और दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है, तो ये कौन सा चिंतन है? ये है स्वलीन चिंतन। वो अपने मन में सोचता है कि लूँ या ना लूँ। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, तो राम किस चिंतन का सहारा लेता है? तो ऐसी कंडीशन में राम जो है वो अभिसारी चिंतन का सहारा लेता है।
तो ये टेस्ट हो चुका है समाप्त। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर दबा कर ये पूरा टेस्ट पूरे के पूरे 128 क्वेश्चन है, इनका आप टेस्ट दे सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।